संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। हंसमुख रहते हैं संजय निषाद जी, जब भी बात करें हमेशा सीधा जवाब देते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हम आज अपने इस सेशन में आपसे, आपके विभाग से जुड़ी और यूपी सरकार की योजनाओं से जुड़ी बात करेंगे, मगर उससे पहले हम रियल हीरोज का भी जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि आज रियल हीरोज ऑफ महाकुंभ 2025 हमने अपने इस थीम को नाम दिया है। तो संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश में जो नव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, अलौकिक महाकुंभ आपने देखा, डिजिटल महाकुंभ का इस बार जिक्र हुआ और आपकी सरकार का यह दावा भी रहा कि इस बार के महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संजय निषाद जी की नजर में इस बार का महाकुंभ कैसा रहा? देखिए, संजय निषाद तो एक उस संजय के तरह हम दुनिया देख रही थी, भव्य दिव्य नव्य कुंभ को, जिस तरीके से महाभारत में संजय जी देख रहे थे। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिस समुदाय को लोग उपेक्षित समुदाय समझते थे, लेकिन उस गंगा पुत्रों के प्रयागराज की नगरी, जिसे निषाद राज की नगरी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया, धर्मशास्त्रों में भी इसका जिक्र रहा है। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश विदेशी ताकतों से और कुछ पिछली सरकारों का जो गलत ढुलमुल रवैया रहा, चाहे गलत नियति रही है, कि जो पहचान रही है गंगा पुत्रों की, उस निषाद राज के वंशजों की, उसे किसी कारणवश तो मिटाया था अंग्रेजों मुगलों ने, उसे इलाहाबाद लिख दिया था, लेकिन फिर से प्रयागराज होना और फिर से एक दुनिया में कई देशों की आबादी अगर जोड़ ली जाए, उतनी बड़ी आबादी आकर उस गंगा पुत्रों के उस भव्य दिव्य नव्य कुंभ को जो पहचान दिलाया है। प्रयागराज में चारों तरफ सबसे ज़्यादा आबादी हमारी प्रयागराज में है, और सबसे बड़ा कॉरिडोर के रूप में जो हमारे उपेक्षित लेटे हनुमान जी के साथ साथ तमाम ऐसा हमारे वहाँ जगह वहाँ निर्धारित थी। लेकिन निषाद राज किले की खुदाई पिछली सरकार में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने खुदवाई, लेकिन सारा खजाना लूट कर कहाँ गया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी मैंने डिमांड की है कि खुदाई तो कराया लेकिन पहचान छुपाया। ये कहते ना, खुदाई तो कराया पहचान छुपाया। 37 बरस बाद हमारे जैसे लोगों को पता चला, और मैं गोरखपुर से गया और संकल्प लिया 13 जनवरी 2013 को कि निषाद राज का खून पूरी दुनिया में एक पहचान बनाएगा और उसे दिखाएगा। और उसे आज भव्य दिव्य नव्य कुंभ के रूप में आपने देखा होगा कि निषाद राज के किले की 56 फुट की मूर्ति लगाकर जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया, अभी मुख्यमंत्री जी ने जाकर उसे हजारों करोड़ रुपया देकर एक पर्यटक स्थल घोषित किया। अलग से वो प्रयागराज का जो आपने देखा होगा कि जो हमारा जो संगम है, जो गंगा और जमुना और सरस्वती का जो मिलन है, नोज है, उसको एक अलग से जिला घोषित करके, 75 तो था ही, 76 जिला घोषित करके एक और बड़ा भव्य दिव्य करके व्यवस्था दिया। और आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने तो सदन में बोल ही दिया था कि लोगों की नीयत कैसी है देखने की, जिसको जैसी दिखी वैसी दिखी। लेकिन हम लोगों को तो प्रयागराज की धरती, वेद शास्त्रों और धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रयागराज की धरती स्वर्ग की धरती कही जाती है। इसलिए दुनिया के लोग उस स्वर्ग धरती पर आकर, हमारे निषाद राज के किले के बगल में एक श्मशान घाट है, जहाँ 4 प्रकार के लोग आते हैं उस किले पर। एक तो मृत आत्मा को भस्म करने आते हैं, और 50 मीटर दूर श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, वहाँ माता शांता, वहाँ पुत्र की कामना बन के, मतलब सृष्टि की कामना और सृष्टि की, मतलब उसके दूसरा जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम की हो, गंगा पार की हो। और आप देखेंगे अद्भुत चीज है वो, कहा जा सकता है कि हमारी, और एक निषाद राज का किला है जो खुदाई में, कि उस त्रेता में उस गंगा को पूरा साफ करते थे, वैज्ञानिक विधियों से घर बना है, वैज्ञानिक विधियों से उसे साफ किया गया है, और उसको देखने के लिए दुनिया के वैज्ञानिक आते हैं, पढ़ने आते हैं उस पर, और हजारों लोग आते हैं। हम लोग धन्य हैं कि 13 जनवरी 2013 के बाद 14 बरस बाद भगवान राम अयोध्या में आए थे, तो 14 बरस का तपस्या हमारे कार्यकर्ताओं को, निषाद पार्टी को, उसके किले को भव्य। अच्छा संजय निषाद जी, आपने बातों ही बातों में अपने विरोधियों का जिक्र भी किया है। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते रहे, जो लोग काशी कॉरिडोर का विरोध करते रहे, और जो लोग ये कहते रहे कि गंगा में डुबकी लगाने से रोजगार मिल जाएगा, आखिरकार उन लोगों को भी जाना पड़ा डुबकी लगाने, हरिद्वार के बाद फिर प्रयागराज भी पहुंचे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या उन लोगों की किसी रणनीति का ये हिस्सा है या फिर मजबूरी हो गई उनकी? देखिए, आज
इन जो विरोधी लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि जब निषाद राज भगवान राम उस समय राजा थे तो इस देश की जीडीपी ग्रोथ 33.5 थी, शिक्षा 75%। मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस ऑफ इंडिया नामक बुक है जो उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, अमर सेन को, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स के बीएचयू के, अभी नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। तब हमारे पास व्यापार था, तब नदियों से व्यापार होता था, तब हमारा जो है 33.5 ग्रोथ था। तब हम दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपया भारत का चलता था, हम लोगों का चलता था। तब सोने की चिड़िया कही जाती थी। 750 वर्ष मुगलों ने हमें गुलाम बनाया और 350 वर्ष अंग्रेजों को गुलाम बनाया। ये गुलाम मानसिकता के लोगों को भारतीय राजनीति में शुचिता नहीं दिखती है, ये विकास नहीं दिखता है, भारतीय संस्कार नहीं दिखता है। वह विदेशी ताकतें क्या हैं? ये औरंगजेब जैसे लोग अपने बाप को जेल में डालकर अपने भाई को कत्ल कर गद्दी पर बैठते हैं, और एक अपने बाप के आदर्शों पर चलने वाले भगवान राम को कह दिया जाओ जंगल, और जंगल के बहाने जाओ रावण को खत्म करो, और दूसरे भाई को गद्दी देने लगे। तो उन्होंने कहा मेरा हक नहीं बनता है, खड़ाऊ रहेगा, भगवान राम भी दोबारा आएंगे और राजा बनेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कार होता है। और निषाद राज ने गले मिलाया, कहा हे राम मित्र थे, मित्र हो, आप जंगल आए हो, राज ले लो हमारा, कहीं जंगल क्यों जाओगे भाई, मित्र हो। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता संस्कार, जो मित्रता भी सिखाती है। अब दशरथ ने कहा, एक बात कहानी सुनाऊंगा जो कि 1 मिनट का है, कि जब कभी त्रेता में एक ऐसा गुरुकुल था जहाँ निषाद राजकुल भगवान और जो है रघुकुल, दोनों कुल के लोग पढ़ते थे। एक अयोध्या में था, उसे जो उसको लोगों ने बाद में बदल दिया था, अयोध्या को लोगों ने जो है नाम ही बदल दिया था, लोगों ने फैजाबाद कर दिया था। यही बताते हैं ना कि नाम बदलना क्या है, हमारी इतिहास को बदलना। उसमें जब गए तो भगवान राम ने कहा, पिताजी हमारा शिकार लोग खेल नहीं होने पाता, हमारा अवसर नहीं मिलता। उन्होंने एक आदेश किया कि भाई आज के बाद जो शिकार राम का करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब गए, इसको पूरा कर लेने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि गए तो पता चला एक शेर इनके ऊपर हमला करने के लिए एक एंगल से आया कि अब राम का प्राण घातक हमला होगा। सारे मित्र डर के मारे अपने प्राण की रक्षा में उस शेर को नहीं मार रहे हैं। लेकिन निषाद राज ने कहा, अरे यार मित्र ही नहीं रहेगा तो हमें जीने की क्या जरूरत है। मित्र बड़ा होता है, प्राण छोटा होता है। मित्र बड़ा होता है, मृत्यु दंड छोटा होता है। शेर को मार के खत्म कर दिया। राजा दशरथ के पास आए तो उन्होंने कहा, क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा कर दिया? कहा मैंने अपना मित्र धर्म निभाया है, राजधर्म आप निभाइए, मृत्यु दंड दीजिए, छोटा धर्म होता है। उन्होंने कहा, अपने नसीहत में वसीयत लिखा, ये निषाद राज की मित्रता दुनिया में याद की जाएगी। ये भारतीय सभ्यता होता है, ये निषाद राज का खून मित्रता का खून है। हमने हाथी साइकिल पंजा सबके साथ मित्रता किया है। भगवान राम को भी पार उतारा है और इन बेईमानों को भी पार उतारा है, लेकिन इनको मझधार में छोड़ दिया है। अब निषाद जब तक रहेगा ये कभी भी पार नहीं उतरेंगे, और किसी सत्ता में आने वाले नहीं सारी पार्टियां। जब तक निषाद जहां रहेगा वही गद्दी पर बैठेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र में हो। 18% की आबादी है बस। तो संजय निषाद जी, फिर उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो कि राम मंदिर का विरोध करते हैं, अकबर को महान बताते हैं और औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का भी विरोध करते हैं? मैं तो हर वंश कहूंगा कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। मैं कहूंगा हर व्यक्ति को अपने वंश पर गर्व करना चाहिए। मैं चाहूंगा विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश में हैं, कम से कम वो जिस वंश के हैं उस वंश पर कब्जा है। जिस तरीके से भगवान राम रात्र जहाँ विश्राम किए हैं, भगवान राम निषाद राज के किले पर, मैंने कहा कि अगर निषाद राज के जहाँ विश्राम किए हैं सीने पर मस्जिद बनी हुई है, तो लोकतांत्रिक ढंग से जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद हटाया, राम मंदिर बना, वैसे उस किले से ये मस्जिद हटा दी जाए, निषाद राज का किला बना दिया जाए। तो मैं विपक्ष से यही कहूँगा कि उनके वंश के किले पर, जहाँ से उनके वंश का एक इतिहास रहा यदुवंशी का, अगर वहाँ मथुरा में अगर मस्जिद बना है, तो मैं तो चाहूंगा कि पहले ही वो आवाज उठाए, अपने वंश का जो वो मथुरा मंदिर है उसे बनवाने के लिए आवाज उठाए, और देखिए कैसे पूरी दुनिया के लोग उनका साथ नहीं देते। जो अपने वंश के लिए नहीं कुछ कर सकता है, वो राजनीति में क्या कर पाएगा। मैं इतना कहूंगा कि पहले तो कहते हैं कि इतिहास जो होती है प्रेरणा देती है, और प्रेरणा से जो है वो लोगों के अंदर जागृति होती है, और जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठन आता,
संगठन में शक्ति होती है वो सत्ता आ जाता। तो इनको कम से कम इसमें आना चाहिए कि अपने इतिहास से लोगों को प्रेरित करें और लोगों को जागृत करें और लोगों को अपने बिरादरी में कम से कम एकता कायम करें। और वो एकता तभी कायम होगा जब मथुरा के नाम पर वो एक साथ आएंगे। अभी कहेंगे कि उनके ही वंशज के उस इतिहास पर जहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं उसी पर मस्जिद बना रहे, तो पता चला जो अपने ही इतिहास को, अपने ही विरासत को नहीं ले सकता है तो दूसरे की विरासत क्या दिला सकता है। ये तो यही पहचान है ना इस उत्तर प्रदेश भारत की। कम से कम अपने संजय निषाद जी कह रहे हैं अपने विरोधियों को कि अगर ऐसी सोच रख ली होती तो संगठन भी मजबूत होता, हो सकता है सत्ता में भी होते। अपूर्वा, अरे मैं तो ये कहूँगा कि आपने देखा होगा वही हुआ जिस तरीके से औरंगजेब ने अपने बाप को हटाकर और वही बैठा, तो उनके यहाँ भी इतिहास है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मैं कहूँगा कि प्रेरणा से सभी देखो, एक जिसके लिए पार्टी बनी हो, अगर पिछड़ों के नाम पर पार्टी बनी हो तो पिछड़ों की आवाज़ उठनी चाहिए, शोषित वंचित की आवाज़ उठनी चाहिए, न कि धर्म की आवाज़ उठनी चाहिए। धर्म के लिए पार्टी बनी हो तो उसमें बाइलाज में जाकर लिखवा दें लोक प्रतिनिधित्व कानून में। अभी देखिए भारत का संविधान इजाज़त देता है क्या कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ूंगा। धर्म की लड़ाई लड़ने का कोई भी हम ही जनता जनार्दन पार्टी में बनाया था और इन्हीं लोगों ने आपत्ति किया था कि जनता जनार्दन में जनार्दन शब्द भगवान कृष्ण का नाम है, इसलिए पार्टी नहीं मिलेगी डॉक्टर संजय। तो मैं चाहता हूँ समाजवादी पार्टी क्या धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी क्या? बहुजन समाज पार्टी धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी क्या? आज के दिन धर्म तो एक हमारा सहारा है इन इस देश की जनता के विकास की लड़ाई लड़े, संविधान में मिले हुए अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करें। बाकी से यही मैं चाहूंगा, विपक्ष को एक सलाह देना चाहूंगा। संजय जी, सलाह आपने दिया विपक्ष को, लेकिन समय समय पे औरंगजेब का मुद्दा भी गर्माता रहा है और ये भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाता गया कि विपक्ष अगर ऐसे बयान देती है तो फिर बीजेपी ऐसे बयानों को हवा भी देती है। राणा सांगा को गद्दार और औरंगजेब को महान बताया गया था, अबू आजमी साहब ने ये बयान भी दिया था। फिर विपक्ष ऐसे बयान देती है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती, फिर अखिलेश यादव डिफेंड करने मैदान में उतर आते हैं। अरे मैं तो गया था औरंगाबाद गया था ना, औरंगजेब के नाम ही पर औरंगाबाद बना हुआ। तो उस रास्ते में तो जब मेरी सरकारी गाड़ी मिली तो उसमें भी 10 पत्थर रखा था, तो पैर के नीचे पड़ गया 10 पत्थर। तो हमने कहा यार ड्राइवर पत्थर क्यों रखे हो? कहा बीच में रास्ते में औरंगजेब का कब्र है और जितने लोग गुजरते हैं वो 10 पत्थर उसे मार कर 10 गाली देकर जाते हैं। हमने कहा अरे यार ऐसे आदमी का हमने कहा 2 मिनट रोका, हमने कहा चलो भाई हमारे लोगों का ऐसा संस्कार नहीं रहा है, लेकिन जो इस तरह की जिसका कृत्य रहा हो उसको आदर्श मानते हो, कम से कम या तो भारतीय राजनीति से अलग हो जाएं और नहीं तो ऐसे लोगों को बयान देने पर वालों को सपा को अपने पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। और नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, औरंगजेब को आदर्श मानेंगे तो कृष्ण का भैया राजनीति में तो कहा ना कि कृष्ण जैसे जो 16 गुण थे कृष्ण के अंदर, उसके अंदर जो गुण रहेंगे वही राजनीति में सफल होगा। तो इसके मतलब राजनीति के गुण छोड़कर औरंगजेब के गुण लाना चाहती समाजवादी पार्टी। तो अच्छे सलाहकार तो हम ही है ना कि औरंगजेब को हटाएं और समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा की लाई थी, समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा कि लोहिया की विचारधारा की बात करते हैं और लोहिया की किताब को पढ़िए तो देखिए क्या लिखा है, उसमें सीधे लिखा है कि प्रयागराज जो है वो विकास तीर्थ परिषद बनना चाहिए, श्रृंगेरपुर धाम तीर्थ परिषद बनना चाहिए, अयोध्या तीर्थ परिषद बनना चाहिए, झगड़े खत्म हो जाने चाहिए। बताइए जिसके विचारधारा चलते हो वो झगड़ा खत्म करने की बात करता हो, सम्मान देने की बात करता और उसका विचारधारा पर औरंगजेब हावी हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? लेकिन संजय जी देखिए, आप पर यह भी आरोप लगता रहा है विपक्ष का कि आप जातिगत राजनीति करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जातिगत राजनीति मैं खत्म कर रहा हूं। आप एक तरफ खत्म करने की बात करते हैं लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप जातिगत राजनीति करते हैं। अब रोगी जब तक बीमार रहेगा तब तो अस्पताल में रहेगा ना, जब रोग ठीक हो जाएगा तो अस्पताल में क्यों रहेगा? ये जातियों की बीमारी है। ये संविधान में व्यवस्था दी गई है कि संवैधानिक अधिकार देकर, संवैधानिक व्यवस्था देकर उन्हें अवसर प्रदान किया गया है। उन जातियों ने अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा है, व्यवस्था से लड़ा, प्रकृति से लड़ा है। ये उजड़े हुए लोग हैं, इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है और जाति के रूप में आरक्षण देकर
देकर इनके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाकर, आईएएस, पीसीएस बनाकर, अधिकारी, कर्मचारी बनाकर और मंत्री, मुख्यमंत्री और हर क्षेत्र में विधायक बनाकर विकास है। ये इनको अवसर है, इनके पुरखों, इनके परिवार के, इनके वंशजों के संघर्षों का वो परिणाम है, अवसर प्रदान किया गया है। भीख नहीं, आरक्षण। जाति को विकास करने के लिए संविधान में व्यवस्था दी गई है, इसीलिए डीएम को जात प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है। तो किसी का विकास तभी हो सकता है, संवैधानिक सुरक्षा। किस तरीके से दलित समुदाय अपमानित होता था तो संवैधानिक सुरक्षा मिल गई, तो देखो सम्मान मिल रहा। तो अगर मछुआ समुदाय का संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये सारे लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। उसमें सीधे लिखा भारत के अधिनियम में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 है। तो अधिनियम से उनका अत्याचार निवारण होगा ना, तो उसमें इनके ऊपर इसके मतलब अत्याचार होता रहा कि मछली का काम करने वाले को केवट मल्ला मझवार कहेंगे, चमड़े का काम करने वाले को लेदरमैन कहेंगे और उस तरीके से कपड़ा धोने वाले को धोबी कहेंगे। तो अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है, और संविधान ऐसे एक आदमी थोड़ी लिख दिया अम्बेडकर जी ने, ये पूरे प्रदेश के सभी राज्यों से मंगाया गया था, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, जिनके अंदर बैकवर्डनेस हो और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, ये गुण जिनके अंदर, उनकी सूची भेजी जाए। तो 66 सूची उत्तर प्रदेश में दे दी गई, तो 66 सूची में केवल लेदरमैन का विकास हुआ, बाकी फिशरमैन क्यों फिसल गए भाई, वाशर में और जातियां कहां चली गई। हम तो ही कहते ना, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि और जातियों के साथ अन्याय हुआ है, और जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ना ये संविधान में अधिकार दिया गया है। तो अगर उस जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इससे जातिवाद कहां हो गया भाई। हम कह उन लोगों को अवसर मिला था, इन जातियों को दिए होते, इनको विधायक, भाई इनके लोग चपरासी क्यों नहीं है, इनके लोग बाबू क्यों नहीं है, इनके लोग और लोग जातियों के लोग क्यों नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं, आरक्षण की व्यवस्था है। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। 70 साल में पहले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने आरजीआई से पूछा कि भाई आप डिसाइड करो कि इसमें क्या मामला है, ये जल्दी हमें बता दीजिए। केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, ये सेंसस मैनुअल आरजीआई ने स्पष्ट कर दिया। सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्ली को कर दिया कि आप इससे तुरंत दिशा निर्देश जारी करो। तो मैं कहता हूं अब तो केंद्र सरकार को चाहिए कि इन जातियों के साथ वादा किया था, इन भाई मैं कहता हूं राज्यपाल ने निकाल दिया कि ओबीसी में नहीं है, एससी में। भाई देखिए लिखा है अनुसूचित जात अधिनियम में कि इन जातियों को, बच्चों को शिक्षा फ्री में दी जाएगी, इनको नौकरी रिजर्व है, इनको कोई अपमानित करेगा सीधे जाएगा जेल। जब दिल्ली के अधिनियम से सुरक्षा था तो उत्तर प्रदेश में इन बेईमानों ने जब 1994 में एक दूसरा अधिनियम बना दिया। अधिनियम मतलब अधिकारी को बनाया गया, इस नियम से इसको अधिकार देना है। अधिसूचना जारी है, अनु मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा इन जातियों को। ये एक लाइन का है कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बनाकर इन जातियों को पिछड़ी डाल दिया। अब केवट मल्ला, राजभर, प्रजापति खाएंगे पिछड़ी हैं, पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी। भाई अनुसूचित जाति सूची में सूचीबद्ध है कि इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे फ्री में। अब जिसके बाप का पैसा होगा पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। इसके मतलब ये व्यवस्था दी गई थी संविधान में कि बड़े लोग टैक्स चुकाएंगे, इस देश में उजड़े हुए परिवारों को सरकार पढ़ाएगी, सरकार व्यवस्था में देकर उन्हें आगे बढ़ाएगी। तो व्यवस्था छीनने वाले लोग हैं, इसीलिए जातियां खड़ी हुई। राजभर, केवट मल्ला, बिंद कश्यप खड़ा हुआ, ये इन छीनने वाले लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है इसे पूरा कर दे, और नहीं तो पता चला भारतीय जनता पार्टी धोखा खा गई, 43 सीट हार गई। मैं मित्र हूं, सही बात बता रहा हूं, तो इसलिए इनकी व्यवस्था सही कर दे, नहीं तो आगे नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस कहना चाहता हूं। संजय जी, इसी आपके कभी-कभी इन्हीं बयानों को लेकर यह भी कहा जाता है कि आपकी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती है। अरे विचारधारा बीजेपी की, भारतीय संस्कृति की विचारधारा, हम लोग उसके अंग हैं, लेकिन उस भारतीय संस्कृति में रहने वाले जो पीड़ित होंगे उनको तो संवैधानिक विचारधारा से उनको अधिकार देना ही होगा ना। हम कहते हैं कि पहले धर्म के आधार पर अपर कास्ट बड़ा था, लेकिन आज जो है राजनीति संविधान के आधार पर अपर कास्ट प्रधानमंत्री मंत्री है ना। तो इन जातियों को संवैधानिक अधिकार पर अधिकार दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। तो संवैधानिक विचारधारा पालना, इनके अंदर पहुंचाना, ये कौन सा गलत बात है भाई? संजय निषाद जी कभी-कभी ऐसे बयान भी देते थे कि प्रशासनिक अमले में हलचल पैदा कर देते हैं। ये संजय निषाद जी का अंदाज क्या है? आस्तीन के सांपों, अभी सांप कोई, अच्छा बताओ, कोई सांप कोई युग में हाथ जोड़ता है क्या?
कि भाई नाग देवता हमें मत काटो। अगर सांप निकल गया तो मारना तो पड़ेगा ना। ये जो कुछ अधिकारी कर्मचारी पिछली सरकारों की आत्मा उनके अंदर है, वो आस्तीन के सांप के रूप में डसेंगे और ऐसा डसते हैं ना कि जो वोटवे खराब हो जाए और सारे वोट गड़बड़ हो जाए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो बड़े, लेकिन ज्यादा अधिकारी अच्छे हैं, उसके वजह से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है और अर्थव्यवस्था में हम आगे जा रहे हैं, इसलिए उन अधिकारियों को प्रशंसा भी करनी पड़ती है। अच्छा, आप जातियों की बात कर रहे हैं, इसी तरह आपका विपक्ष अल्पसंख्यकों की बात करता है, तब आप ये कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो हिंदू एजेंडा लेकर चल रहे हैं बीजेपी सरकार के साथ में, वो दरअसल सामाजिक समरसता को खत्म करने का काम कर रहा है। मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सवाल सीधा विपक्ष आप लोगों से पूछता है, तो उस पर संजय निषाद का एजेंडा क्या है? देखो, जो जानती नहीं उसे जनता कहते हैं, और जो जान जाए उसका फायदा उठाए उसे नेता कहते हैं, और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। हम लोग नेतृत्व करता है। वो गलती उनके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मौलाना आज़ाद की है। जिस समय उन्होंने राजनीति में आए थे तो मौलाना आज़ाद ने कह दिया इन मुसलमान को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, अंधा बनो, उठाओ डंडा और खाओ जिंदगी भर, उठाओ दूसरे का झंडा और खाओ जिंदगी भर डंडा। तो ये मुसलमान दूसरे का झंडा उठा के ये डंडा खा रहा है। मैं इनसे कहूँगा मुसलमान भाइयों से कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लिखा हुआ है, जाति के आधार पर आरक्षण। हिंदू धर्म में चला गया, जाल बीनने वाला जला है, और जब घना जाल बीन दिया जुलाहा हो गया, धर्म बदल दिया, अंसारी हो गया। 80% तो उसमें हमारे निषाद हैं, बेचारे अंसारी बने पड़े हुए हैं। आज उनकी दशा क्या है, ना घर द्वार है ना कुछ है। अब बताओ, सपा आती है तो मुसलमान को क्यों नहीं अलग से व्यवस्था देती है भाई? बसपा आती है क्यों नहीं देती है? आज हमारी सरकार है, बिना भेदभाव के अनाज, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हम चाहते हैं हमारी सरकार उनके बेटे डॉक्टर इंजीनियर बने, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। ये भारत का संविधान कहता है। तो अगर मुसलमान को अपना विकास चाहिए तो हमारे साथ आना होगा, सरकार के साथ रहना होगा। मुसलमान को सुरक्षा चाहिए, सरकार के साथ रहना होगा। इनके समय में मुसलमान के ऊपर आतंकवादी का लेबी लगा था, लेकिन मेरे समय में आ गया कि मुसलमान अब शांति का लेबी लग गया कि निषाद राज भगवान राम का मंदिर सोने का ईंटा दे रहा है। इनके समय लड़ रहा था ना, मेरे समय तो मंदिर बना रहा ना, मुसलमान भी जाके ईंटा दे रहा। तो आज के दिन में मैं चाह रहा हूं कि लड़ाने वाला काम बंद कर दें। वो लड़ाने वाला काम 1950 से पहले का था, अब संविधान बन गया। जातियां जब तक अनपढ़ थी, गंवार थी, मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, तब तक एक कोई कोई दलित की बेटी थी, कोई पिछड़ों का बेटा था। लेकिन होशियार हो गया तो कहते नहीं वो तो दौलत वाली हैं और ये सैफई वाले हैं, ये हम लोगों का हिस्सा साफ करने वाले हैं, ये सैफई देने वाले नहीं है, अन्य पिछड़ों के नेता नहीं है। जब वो आते हैं तो केवल अपनी जात, अपने लोग, अपनी जातियों को छोड़ दिया ना। वो देखिए, पूरे प्रदेश में सर्वे करा लीजिए तो 2 से 2.5 हजार यादव भाई नौकरी में होंगे। बाकी यादव अभी बेचारा गांव का उपेक्षित टीना उठा के घूम रहा। 1.5 से 2 हजार एससी का वो घर होगा जिनके घर में सारी नौकरी होगी। अभी गांव का दलित बेचारा ऐसे दलदल में है। ये कौन सी पॉलिसी है जो अपनी जाति को भी धोखा दे दे? वो दूसरे को क्या कर सकता है? उठाकर देख लीजिए, सो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना। तो मैं कहता हूं कि जातियों के नेता बने वाले अपनी जाति को भी छोड़ दिया जो है बेचारे बदनाम है। हम तो चाहते हैं कि जितने निर्बल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो बजट के शिकार हैं, कानून के शिकार हैं और इन बेईमान नेताओं के शिकार हैं, वो निर्बल हैं। जिसे हिस्सेदार बनना हो वो डॉक्टर संजय के साथ आवे। हम पॉलिटिकल पार्टनर बना रहे हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं। और राजनीति, संविधान से ही गरीबी दूर होगी, टेक्नोलॉजी से गरीबी दूर होगी। संविधान में व्यवस्था दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था दिया। मैं तो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि अपर कास्ट में 10% नहीं था व्यवस्था, 10% संविधान के मुताबिक आरक्षण दिया है। 33 महिलाएं उपेक्षित थी 70 साल से, 33% उन्हें आरक्षण दिया है। मैं उम्मीद रखूंगा प्रधानमंत्री जी से, अगले मुख्यमंत्री से, अगला कदम जो जातियों का आरक्षण में नाम लिखा हुआ है वो विसंगति दूर कर दें। ये पाइपलाइन में है, रोड पर है, पॉलीथीन में है, जिन्होंने देश को आजाद कराया है, ये बेचारे घूम रहे हैं। ये राणा प्रताप के वंशजों को हथियार बनाने वाले हैं, जाके देखिए रोड पर हैं। वो बेचारे किसी तरह के जीवन यापन कर रहे हैं। उनके ठेले में देखेंगे तो महाराणा प्रताप का चिन्ह मिलेगा। पूछो भाई क्या बात है? क्या मेरे पुरखे राणा प्रताप के लिए हथियार बना रहे थे, मुगलों ने हमें उजाड़ दिया। ऐसे उजड़े परिवार 578 जातियां हैं जिन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। ऐसी देश, उनके वजह से देश आजाद हुआ है, उनके वजह से संविधान बना है। 578 जातियों को सबसे पहले चिन्हित किया जाए और उनके वंशजों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी अंथा समय 1949-50 पहला कमीशन बना है। उसमें 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इन
जातियों के विकास की मुख्यधारा में लाने की व्यवस्था की गई है। ये बेईमान नेताओं ने उस आयोग को, तमाम आयोग बना, वो सारे आयोग हो गए, बाल कृष्ण आयोग बना, डीएनटी आयोग बना, तमाम आयोग बना। इन जातियों के साथ इतना धोखा हुआ, ये बेचारे दर दर की भीख मांग रहे हैं। निषाद जी, मैं चाहता हूं कि इन जातियों के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मैसेज जाए और इन जातियों के साथ एक सर्वे हो। ये जाति गणना की बात करते हैं, पहले विसंगति दूर हो जाए कि कौन व्यक्ति इस देश की आजाद में शहीद हुआ है, किसने इस जात के लिए व्यवस्था की है। 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की गई है अंथा समन एंगियार क्रिमिनल टाइप्स इंक्वायरी कमेटी में। ये व्यवस्था लागू हो जाए। ये देश के संविधान का अंग है, आत्मा है जातियां। जब तक वो है उन जातियों के विकास के लिए बात नहीं करेंगे, उनका आह इनको खा रहा है। ये विपक्ष में जो बैठे हैं ना, उनका आह जो है दिल से निकला हुआ दर्द कि उनके पुरखों ने देश को आजाद कराया, फांसी पर चढ़े हैं, गुजरे हैं, जमीन ले लिया है। 40% लोग, 60% लोगों पर जमीन जायदाद नहीं है। ये बताओ क्यों है? इन्होंने लड़ा है, कानून से उजड़ा है। कानून बनाकर अगर अंग्रेजों ने उजाड़ा है तो कानून बनाकर जिस तरीके से सब कुछ दिया गया, मैं तो वक्फ बोर्ड का धन्यवाद देता हूं। मुसलमानों में बहुत ऐसी जातियां हैं जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है। कौन से बड़े लोगों ने फांसी पर चढ़ा भैया? ये गरीब के बेटों ने डंडा, हथियार, बल्लम फारसा लेकर निकले थे, तब अंग्रेजों को नदियों में डुबो के मारे थे, देश को आजाद कराए थे। हमारा समुदाय अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को भी पार उतारा है और इन बेईमान पार्टियों को भी सत्ता में पहुंचाया है। मजेदार बैठा मैं चाहता हूं। आपके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है, और आप एक ऐसी पार्टी के साथ सत्ता में हैं जो कि युवाओं को राजनीति में लाने की बात करती है, उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करती है। तो मत्स्य विभाग में आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि हम मत्स्य पालन के लिए युवाओं को आगे ला पाएं, इसको आधुनिक बना पाएं और देश में अग्रणी राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा पाएं? देखिए, हमेशा बात की गई अवतार की, मत्स्य अवतार भी है। इस युग में पहली बार है कि जो मत्स्य विभाग की चर्चा चैनलों में होती है, जगह जगह होती जब से मैं आया हूं। पहले तो हमारे अधिकारी मुंह छिपाते थे, अगर ससुराल जाते थे तो पूछते थे किस विभाग के हैं, तो वो अपने विभाग का नाम नहीं बताता था, कितना उपेक्षित विभाग था। अभी मत्स्य विभाग को आधुनिकीकरण किया गया है। हमने लगभग 14,000 लोगों को मैंने लाभान्वित किया है। उसमें से लगभग 13,500 हमारे बिरादरी के होंगे, जो है 500 दूसरे बिरादरी के होंगे। मैंने उसके लिए देखो करोड़ों की मिल दिए है। अपने बिरादरी के लोगों को पहले है कि उनको 60% सब्सिडी महिलाओं को है। 2 करोड़ की मिल दिया। अभी लोगों को 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ की मिल 50-50 लाख लोग। अभी तो लोगों के मन में था हमारे पास खेत बाड़ी होगा, पोखरा होगा तो मछली पालेंगे, तब होंगे तब मछुआरा कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। दरवाजे पर आप बैकार्ड लगा लोगे तो भी पालोगे। मतलब तमाम तरह से हमने इनको सुविधा देकर, शिक्षा देकर, इनको ट्रेनिंग देकर उन्हें आया हूँ। अब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में आप देख लो ग्राफ, 27% का ग्राफ हमारे मत्स्य विभाग का है। 1 नंबर का विभाग हमारा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में। और मैं कहूँगा, धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को, अवसर दिया है। हमने शिक्षा पर काम किया। पहला काम है, बिना गरीबी तो शिक्षा से दूर होगी। और पहली बार है कि मत्स्य विभाग के द्वारा मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है। मैंने जो 2 लाख से कम आय वाले बच्चे होंगे उनको हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000 और उससे ऊपर पढ़ेगा 50,000 अनुदान देंगे। ये देकर उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन किसी भी विभाग में मेरा विभाग, मेरे बिरादरी चपरासी नहीं है, मेरे विभाग का कोई बाबू नहीं है, वो कोई अधिकारी कर्मचारी तो कोसों का दूर है। तो जो सत्ता में, भाई देखो, जो भर्ती हुए अधिकारी कर्मचारी हैं वो ज़्यादातर सपा बसपा के समय के हैं। और जब से मैं आया हूँ तब से वो अधिकारियों के दिल में इतना दर्द होता है कि जैसे डॉक्टर संजय के नाम सुनते हैं, कहते हो हम लोग उसी हाथी को हटाने वाले डॉक्टर संजय का फाइल आ गया, इस साइकिल को हटाने वाले डॉक्टर संजय की फाइल आ गई। अब पता चला उसमें एक लाइन लिखते हैं, फिर घूम के 6 महीने घूमती रहती है। तो ये तो सोच है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे को सुधारने के लिए हमें लगता है कि इस तरीके के बयान आप अक्सर दे देते हैं। बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, आप आए इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में और अपना कीमती समय दिया, बड़े बेबाक अंदाज में हर सवाल का जवाब भी दिया और ये बताया कि अपने विभाग को लेकर क्या कर रहे हैं, भविष्य की योजनाएं क्या हैं, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए, मत्स्य पालन के लिए किस तरह से वो काम करेंगे और करंट के मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर भी धारदार उन्होंने जवाब, धारदार सवालों के दिए हैं। तो संजय निषाद जी, बहुत शुक्रिया।